एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था सेक्शन 19 का सबसेक्शन 7 पढ़कर। सेक्शन 19 हम बात कर रहे थे, जो हमें बता रहा था अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपील्स एंड उनके लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में सबसेक्शन 1 से लेकर 5 तक अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यानी कि उसके गठन के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 हमने अपील्स के बारे में बात करी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो अपील स्वीकार कर लेता है तो अब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपील को स्वीकार करने के बाद आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा उसके बारे में। अब देखिए, सबसेक्शन 8 से लेकर सबसेक्शन 13 हम पढ़ते हैं और यहाँ पर आज आपका फिर सेक्शन 19 कंप्लीट हो जाएगा। सबसेक्शन 8 जो बात करता है वो करता है कि जैसे ही अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने अपील स्वीकार करेगी, नोटिस उसने जारी कर दिया, ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके थे। फिर उसके बाद में पार्टीज उसके सामने आती है, वो क्या डिसीजन देगा, एक्स पार्टी देगा या जो भी है, वो हम पढ़कर आ चुके सबसेक्शन 7 तक। फिर आगे कि अब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को क्या डिसाइड करनी है, सुनवाई की तिथि डिसाइड करनी है। तो सबसेक्शन 8 कहता है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगा, जो कौन सी होगी, प्रत्यार्थी पर अपील का नोटिस तामील किए जाने के 45 दिन के भीतर की होगी। समझ में आई बात? डेट ऑफ हियरिंग कौन सी होगी? प्रत्यार्थी पर अपील का नोटिस जिस दिन तामील हुआ था उस दिन से विद इन 45 डेज के भीतर की डेट होगी डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है। दूसरी बात कि इस पूरी अपील का जो अपील का मैटर है उसका डिस्पोजल कितने टाइम में किया जाएगा, डिस्पोजल ऑफ अपील का निस्तारण कितने समय में किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि सबसेक्शन 8 कहता है कि इस पूरे मामले का जो निपटारा है यानी कि अपील का जो निपटारा है वो प्रत्यार्थी पर यानी कि रेस्पोंडेंट पर अपील के नोटिस की तामील करने की तारीख से 180 डेज के भीतर किया जाएगा। 180 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर दिया जाएगा। समझ में आ गई दोनों बातें? 45 डेज के भीतर तो क्या करनी होगी, डेट ऑफ हियरिंग। 45 डेज कैसे काउंट करोगे? जिस दिन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने प्रत्यार्थी को यानी कि रेस्पोंडेंट पर अपील का नोटिस उसको तामील किया है तब से 45 दिन गिनेंगे और उसी दिन से जिस दिन अपील का नोटिस प्रत्यार्थी पर तामील हुआ है उसी दिन से यहाँ पर भी 180 डेज क्लियर होगी बात। फिर आगे बात आती है सबसेक्शन 9 की। सबसेक्शन 9 कहता है एडिशनल एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में यानी कि अतिरिक्त शपथ पत्रों और दस्तावेजों। अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को अपील की प्रोसीडिंग के दौरान जरूरी लगता है तो वो पक्षकारों से अतिरिक्त शपथ पत्र और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकेगा, उनसे मंगवा सकेगा। क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है सबसेक्शन 10, अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर यानी कि अंतर्वर्ती आदेश की। ध्यान देने की बात यह है कि अपील की जो कार्यवाही चल रही है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, उस कार्यवाही के चलने के दौरान अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल सू मोटो से, ठीक है ना, ये उसकी डिस्क्रिशन पावर है, ध्यान रखना, ये अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशन पावर है कि वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर भी जारी कर सकता है फाइनल ऑर्डर देने से पहले। अब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जारी क्यों किए जाते हैं बेटा? ये इसलिए जारी किए जाते हैं कि पार्टीज के राइट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, ठीक है ना, कि भाई पार्टीज के किसी प्रकार के अधिकार का हनन ना हो, तो इसलिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर भी वो पहले जारी कर सकते हैं। एक आप पढ़ते हो इंटरिम ऑर्डर, है ना, वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से अलग होता है ना, अंतर्वर्ती आदेश जो से अलग होता है। इंटरिम ऑर्डर वो अंतरिम आदेश होता है, ये अंतर्वर्ती आदेश होता है। इंटरिम ऑर्डर जो होता है आपका, वो इंटरिम ऑर्डर जो है वो पार्टीज की एप्लीकेशन पर पार्टीज जो है कह सकती है कि भाई हमें जो आप इंटरिम ऑर्डर इशू करिए ताकि हम लोग जो है वो कोर्ट में केस लड़ सके, एबल हो सके कोर्ट में वाद लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी मकान को लेकर, या कोई दोनों मान लीजिए नेबर्स है, कोई दीवार खड़ी करनी है, दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, बी चाहता है कि दीवार नहीं खड़ी करी जाए, तो बी क्या करेगा, कोर्ट से आवेदन कर सकेगा कि आप इंटरिम ऑर्डर जारी कर दीजिए कि ये दीवार खड़ी ना की जाए, है ना, ताकि आगे वो वहां पर वाद में अपना पक्ष रख सके, वाद चलने लायक हो। तो वहां पर कोर्ट क्या जारी करेगा, उसके अप्लाई करने पर इंटरिम ऑर्डर। जबकि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो है वो कोर्ट सू मोटो से जारी करता है। कोर्ट को लगता है कि पार्टीज के राइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि केस बहुत लंबा चला, किराए का जो वाद है वो बहुत लंबा चल रहा है मामला। अब मान लीजिए उस दौरान किराया इकट्ठा होता अभी किराया दिया नहीं है टेनेंट ने, किराया लेना है अभी लैंडलॉर्ड को,
और मामला भी बहुत मैटर बहुत लंबा चल रहा है, तो उस दौरान किराया बहुत हो जाएगा एकदम से, और हो सकता है कि टीनेंट इतना सारा किराया फिर एक साथ नहीं दे पाए, तो कोर्ट क्या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जारी कर सकता है कि आप जो है जब तक ये वाद चले तब तक का जो हर महीने का जो किराया है वो आप कोर्ट में जमा करवाते रहिए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। अब राइट किसका बच गया डिस्ट्रॉय होने से, मकान मालिक का, भूस्वामी का। आगे समझ में आया? तो यहाँ पर जो है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कौन इशू कर रहा है, कोर्ट सु वोटो से जारी कर रहा है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है। पक्षकारों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कोर्ट यहाँ पर जारी कर सकता है। इसी तरह अपीलेट ट्रिब्यूनल इशू जारी कर सकता है अंतर्वर्ती आदेश। फिर बात आती है सबसेक्शन 11, जो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब सबसेक्शन 11 उस कंडीशन की बात करता है, देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं जाता, ए बी एंड सी, क ख और ग, ठीक है। यहाँ जब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपील का जब फाइनल डिसीजन कर रहा है, उस समय अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है, देखिए अपील का अंतिम विनिश्चय करते समय अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कारण अभिलिखित करने के बाद ये सब काम कर सकता है। अब कारण अभिलिखित करने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, वो कर सकता है, वो अपने रीजन जरूर लिखेगा, कारण अभिलिखित करेगा। उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल के किराया अधिकरण के डिसीजन को कंफर्म कर सकता है, वरी कर सकता है, सेट असाइड और मॉडिफाई और रिवर्स भी कर सकता है, यानी कि उसको पुष्ट भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, अपास्त भी कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, या उसको उलट भी सकता है। किसको, रेंट ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, ठीक है। फिर रिमांड द केस टू द रेंट ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर नेसेसरी है, अगर न्याय हित में जरूरी है, तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल को केस को वापस रिमांड कर सकता है, यानी कि प्रतिप्रेक्षित उसको कर सकता है। जो भी आवश्यक उसको निर्देश उसमें देने हैं, वो आवश्यक निर्देश वो उसमें देगा कि आपको ये निर्देश डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, और उसके साथ में दोबारा रेंट ट्रिब्यूनल को उसको इसको प्रतिप्रेक्षित कर देगा, लौटा देगा, ठीक है। फिर बात आती है देन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, इश्यू अप्रोप्रिएट रिकवरी सर्टिफिकेट, समुचित जो रिकवरी पुनः प्राप्ति जो प्रमाण पत्र है वो भी जारी कर सकता है। फिर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देने की है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन किस प्रकृति का है, क्या उस डिसीजन की अपील हो सकती है, आंसर इज नो। कौन कहता है हमें, सबसेक्शन 11 का पॉइंट सी क्या कह रहा है, फाइनल डिसीजन है भाई। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दे दिया वो आदेश कैसा है, अंतिम आदेश है, और उसकी कोई भी अपील या रिवीजन नहीं होगा। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया वो फाइनल ही है, उसकी कोई अपील या उसका कोई रिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बता दूं, रिव्यू हो सकता है, क्योंकि रिव्यू के बारे में इसमें लिखा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो अपील या रिवीजन तो नहीं हो सकती, लेकिन रिव्यू हो सकता है वही उनके सामने, ठीक है ना। अब बात आती है, यहाँ तक हो गई इंपॉर्टेंट सी बात। अब बात आती है सेक्शन 12 एंड 13 बचे हैं आपके। सेक्शन 12 कहता है कि एप्लीकेशन लगाए जाने पर, पक्षकारों के द्वारा आवेदन करने पर, और उन पक्षकारों को सुन लेने पर जो चाहते हैं कि हमें सुना जाए, तो अपील किराया अधिकरण उनके आवेदन को स्वीकार कर सकता है, उनको सुन सकता है, या फिर सुमोटो से भी, स्व प्रेरणा से भी क्या कर सकता है अपील किराया अधिकरण, किसी भी मामले को एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। या तो पक्षकार जो है, या तो पार्टी इसमें से कोई एप्लीकेशन लगाए और कहे कि साहब आप इस मामले को जो है वो इस रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दीजिए, और हमें भी सुनिए और उनको सुनेगा भी वो, और मामले को एक मतलब जरूरी लगता है तो वो मामले को एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। या फिर सुमोटो से भी वो ऐसा कर सकता है, उसे खुद को भी लगता है कि ये मामला उस रेंट ट्रिब्यूनल के बजाय दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को सुना है, तो उसके समक्ष पेश होना चाहिए, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसफरिंग पावर उसकी। फिर बात आती है फिर 13 जो कहता है कि भाई हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जिस रेंट ट्रिब्यूनल को मामला इस तरह से सबसेक्शन 12 में ट्रांसफर करा गया है, जिस रेंट ट्रिब्यूनल को मामला सबसे देखो ये जो 13 है ना वो 12 के बाद लागू होता है, जब 12 अप्लाई हो जाएगा तो 13 अप्लाई होगा, कि जब किसी रेंट ट्रिब्यूनल को मामला क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, सबसेक्शन 12 के तहत मामला ट्रांसफर कर दिया, एक रेंट ट्रिब्यूनल का मामला दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को दे दिया। अब जिस रेंट ट्रिब्यूनल को मैटर ट्रांसफर किया गया है वो उस जो ट्रांसफर्ड जो मैटर है उसको उसी प्रक्रम में आगे सुनेगा, ठीक है, और उन निर्देशों का पालन करेगा जो उस ट्रांसफर ऑर्डर में दिए गए हैं।
दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है सबसेक्शन 13, ये कह रहा है कि जब सबसेक्शन 12 के तहत कोई मामला अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल द्वारा एक रैंक ट्रिब्यूनल से दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया गया है, तो जिस रैंक ट्रिब्यूनल के पास मामला ट्रांसफर होके आया है वो रैंक ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उस केस का डिस्पोजल कैसे करेगा, दो तरीकों से करेगा। पहला तो वो क्या काम करेगा, डायरेक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, पहले तो कौन से डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, जो कि ट्रांसफर ऑर्डर में दिए हुए हैं, प्लस उसके अलावा वो क्या काम करेगा, प्रोसीड फ्रॉम द स्टेट एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड, यानी कि अब आगे उस वाद को उसी प्रक्रम से आगे बढ़ाएगा जिस प्रक्रम पर, जिस स्टेज पर वो वाद उसको सौंपा गया है उसके आगे उसको बढ़ाएगा। दोबारा पीछे की कार्यवाही तो जो होनी थी वो हो गई, अब उस प्रक्रम से आगे उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेक्शन 13 तक हमने कंप्लीट करा। आज हमने क्या देखा आप लोगों का, डेट ऑफ हियरिंग, डेट ऑफ डिस्पोजल की पूरी जो देखी हमने वो देखी। डेट ऑफ हियरिंग कब डिसाइड की जाएगी साहब, डिस्पोजल कितने दिनों में होगा, 180 दिन में होगा। एडिशनल एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स भी मंगाया सकता है आपका कौन, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। अंतर्वर्ती आदेश भी वो सुमोटो से, उसकी डिस्ट्रीशन पावर है किसकी, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की, वो पक्षकारों के अधिकारों को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सेक्शन 11 कहता है कि डिसीजन लेने के बाद जब वह अंतिम निश्चय कर देगा उसके बाद वो क्या करेगा, कारण अभिलिखित करने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, रैंक ट्रिब्यूनल के आदेश को कंफर्म, वरी, सेट असाइड, मॉडिफाई और आपका रिवर्स भी कर सकता है। देन फिर वो केस को रिमांड कर सकता है, यानी कि प्रतिप्रेक्षित कर सकता है एक रैंक ट्रिब्यूनल से, जिस रैंक ट्रिब्यूनल से वो आया है उसको वापस वो उसको भेज देगा, जो भी नेसेसरी डायरेक्शन है उनके साथ में। देन फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल, और अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया डिसीजन कैसा डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, और उसके बाद उसके आगे कोई अपील या रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रिव्यू हो सकता है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर सबसेक्शन 12 कहता है कि एप्लीकेशन देने पर या सुमोटो से अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल एक मैटर को एक रैंक ट्रिब्यूनल से दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर सकता है। और लास्ट सबसेक्शन 13 कहता है कि जिस रैंक ट्रिब्यूनल के सामने मामला ऐसे ट्रांसफर होके आया है वो रैंक ट्रिब्यूनल ट्रांसफर ऑर्डर में दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करेगा और उस मैटर को उसी स्टेज से आगे बढ़ाएगा जिस स्टेज पर वो उसके पास ट्रांसफर होकर आया है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सेक्शन 19। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।